Hello, good evening, students. Am I audible to everyone? Yeah, good evening, Ayush. Is my voice and video clear to everyone? Okay, great. तो गाइस हम लास्ट क्लास में जो थे वो हम बैंकिंग कर रहे थे। बैंकिंग के अंदर हमने स्टार्टिंग में किया था कि भाई बैंक्स अपने कितने टाइप के होते हैं। बैंक हमारे दो टाइप के होते हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड एक सेंट्रल बैंक। हमने कमर्शियल बैंक्स के कुछ फीचर्स किए थे। उसके बाद हम सेंट्रल बैंक पे आए थे। सेंट्रल बैंक में हमने पढ़ा था कि सेंट्रल बैंक का मेन फीचर क्या होता है। दो फीचर्स पढ़े थे। इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है दैट इज आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड हर कंट्री का अपना अलग एक सेंट्रल बैंक होता है जो उसके लिए सारी की सारी पॉलिसीज और उसके कैश को मेंटेन करता है। जो इंडिया का आपका सेंट्रल बैंक है वो आपका उसके बहुत सारे फीचर्स हैं। उसमें से एक फीचर है आपका इशू ऑफ करेंसी। करेंसी को इशू करने का काम आपका सेंट्रल बैंक का होता है, पहला। सेकंड आपका होता है बैंकर्स बैंक। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट। बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब गवर्नमेंट के लिए भी एज अ बैंक ये आपका ट्रीट करता है। उसके बिहाफ पे ये पेमेंट्स कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड कराता है। एंड अगर कभी गवर्नमेंट के जो अकाउंट्स होते हैं उनको मैनेज करने का काम भी आपका सेंट्रल बैंक करता है। तो यहाँ तक तो गाइज हमने कर लिया था लास्ट क्लास में। कुछ और फीचर्स हैं जो सेंट्रल बैंक के फीचर्स हैं वो हम आज स्टार्ट करते हैं। ओके। तो एक जो ये बैंकर टू द गवर्नमेंट है ना, ये वाला गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है आपका। रीजन बीइंग कि इसमें 3 नंबर का क्वेश्चन आपका इजीली बन सकता है। इसके अंदर आपको 3 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियरली अलग से मेंशन है। इसके अलावा आपका एक और फीचर जो आपका होता है, एक मिनट पेज लोड हो रहा है। सेकंड आपका हो सकता है, एक और फीचर आपका हो सकता है बैंकर्स टू द बैंकर्स बैंक। जैसे बैंकर टू द गवर्नमेंट है, ऐसे एक होता है हमारा नेक्स्ट फीचर बैंकर्स टू द बैंक। बैंकर्स टू द बैंक का मतलब होता है कि आपका एज अ बैंक के लिए भी सेंट्रल बैंक उनका बैंक के काम करता है। ठीक है, तो जैसे होता है ना कि भाई आपका कि हमारे फादर और उनके फादर, तो ये चेन चल रही है। उसी तरीके से हमारे लिए जो बैंक है वो सेंट्रल कमर्शियल बैंक है, एंड कमर्शियल बैंक के लिए जो बैंक है वो सेंट्रल बैंक है। तो ये दो आपकी चेन हो गई कि आपका जो सेंट्रल बैंक होता है, सेंट्रल बैंक के लिए जो बैंक होता है वो आपका कमर्शियल बैंक होता है। फाइन। तो जो ये हमारा है बैंकर्स बैंक, इसमें भी हमारे 3 पॉइंट्स हैं। तो ये दो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। एक तो आपका बैंकर्स बैंक और एक आपका गवर्नमेंट बैंक, क्योंकि इन दोनों के अंदर 3-3 नंबर के क्वेश्चंस इजीली बन जाते हैं। इनके अंदर 3-3 पॉइंट्स आपके होते हैं। ओके, तो हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, बैंकर्स बैंक। बहुत सिंपल सा पॉइंट है गाइस कि कमर्शियल बैंक्स को भी सुपरवाइज करने के लिए कोई चाहिए, क्योंकि अदरवाइज तो कमर्शियल बैंक चीटिंग कर लेंगे। कमर्शियल बैंक लोगों से ज़्यादा पैसा ले लेंगे और फिर लास्ट में जो है वो भाग जाएंगे। तो इस वजह से उनके ऊपर कि वो पॉलिसी सही बना रहे हैं, वो ज़्यादा इंटरेस्ट ऑफ रेट तो नहीं दे रहे, वो कोई चीटिंग वाली फ्रॉड वाली पॉलिसी तो नहीं बना रहे। इसके लिए जो है आपका बैंकर्स बैंक जो है वो आपका आता है। तो बैंकर्स बैंक एंड सुपरवाइजर के अंदर हमारे 3 पॉइंट्स आते हैं। फर्स्ट, कि देर आर मेनी बैंक्स इन द कंट्री, सो टू रेगुलेट देम एंड प्रॉपरली कीप अ चेक ऑफ देम ऑन देयर वर्किंग, देयर इज अ सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम को सेंट्रल बैंक को उनको रेगुलर वॉच करना पड़ता है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट है कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व्स। इसमें क्या होता है कि जैसे हम बैंक के पास कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा रखते हैं, उसी तरीके से कमर्शियल बैंक्स सेंट्रल बैंक के पास पैसा रखता है। तो अगर कमर्शियल बैंक्स के पास कुछ एक्स्ट्रा पैसा हो जाता है तो उनको आपका जो है सेंट्रल बैंक के पास रख सकता है, या उसको जो रिजर्व्स होते हैं वो थोड़े से रिजर्व्स मेंटेन भी करने होते हैं। वीडियो, माय वॉइस इज क्लियर? ओके।
ओके फाइन गाइस। सो हमारा जो सेंट्रल बैंक होता है, वो सेंट्रल बैंक जो होता है आपका कैश रिजर्व की तरीके से, जैसे कि हम बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं तो हमको उसके पास एक 5,000 या 10,000 कुछ मिनिमम डिपॉजिट रखना पड़ता है। कमर्शियल बैंक कहते हैं कि इससे कम में हम अकाउंट नहीं खोलेंगे, आपको एक मिनिमम पैसा तो हमारे पास रखवाना ही पड़ेगा। उसी तरीके से आपका सेंट्रल बैंक बोलता है कि जी मिनिमम आपको कैश रिजर्व तो आपको रखवाना ही रखवाना पड़ेगा, इससे कम पे हम आपका काम नहीं करेंगे। सो जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उनको एक मिनिमम डिपॉजिट, जिसको हम बोलते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो, ठीक है, ये टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। ये आपका 5 to 7% के बीच में कुछ होता है। ये आपको जितना पैसा भी कमर्शियल बैंक के पास आता है, उस पैसे का 5 to 7% उसको एज अ रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करवाना पड़ता है। सो पहला फंक्शन तो जो होता है कि उसके रिजर्व्स या उसके पास जो एक्स्ट्रा पैसा है उसका कस्टोडियन या उसको मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक जो होता है वो आगे आता है। ठीक है, तो जितना भी, हाँ ये कंपल्सरी होता है तानिया, आपकी दो तरीके के रिजर्व्स होते हैं। एक रिजर्व होता है CRR और एक रिजर्व होता है आपका LRR। CRR का मतलब होता है कैश रिजर्व रेशो एंड LRR का मतलब होता है लीगल रिजर्व रेशो। तो ये क्या होता है, आपको सेंट्रल बैंक कहता है जी आपको दो तरीके के फंड्स अपने पास रखने पड़ेंगे। एक पैसा, पहला पैसा आपको मेरे पास 5 to 7% पैसा डिपॉजिट करके रखना पड़ेगा, जिससे कि हमको श्योरिटी रहे कि आप इतने का बिजनेस कर रहे हो, इतना पैसा आ जा रहा है और नेसेसिटी के टाइम पे आपके पास पैसा है। तो दिस CRR इज द कंपल्शन कि इतना पैसा तो मुझे सेंट्रल बैंक के पास डिपॉजिट करना ही करना है। सेकेंड टाइप ऑफ रिजर्व इज LRR। LRR जो होता है इसका मतलब होता है कि वो सेंट्रल बैंक, ध्यान से सुनना, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को ये बोलता है कि आपको कुछ पैसा अपने पास भी रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलता है जी आपकी सैलरीज हो गई, डे टू डे कैश हो गया, कोई बंदा कैश लेने आता है तो उसको आप मना तो नहीं करोगे, तो ये जो पैसा है इतना पैसा आपको अपने पास रखना ही रखना पड़ेगा। तो वो पैसा भी 5 to 7% होता है। तो टोटल 10 to 12% पैसा बैंक को अपने पास रखना पड़ता है, बाकी पैसा वो लोन की तरीके से दे सकता है। तो इस तरीके के रूल्स एंड रेगुलेशंस सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक के लिए बनाए होते हैं। उसमें से जो ये CRR वाला पार्ट है उसके लिए वो बोल रहा है कि वो उसका कस्टोडियन सेंट्रल बैंक होता है। LR वाला पैसा बैंक को कंपल्सरी रखना होता है, बट वो अपने पास ही रखना होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व में वो बोलता है कि सेंट्रल बैंक एक काम करता है कि वो उसको डेली डे टू डे ट्रैक रखना होता है, तो वो CRR का जो पैसा बन रहा है वो वाला पैसा अपने पास मेंटेन करता है। ठीक है, सेकंड हमारा आता है लेंडर टू द लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। इसका हिंदी में बात करूं तो इसका मतलब होता है आखिरी सहारा। ओके, अब हम देखते हैं कि एक बैंक जो होता है ना, एक बैंक को कभी भी बंद नहीं होने दिया जाता। क्यों नहीं होने दिया जाता? क्योंकि जो बैंक होता है उस बैंक के अंदर आपके बहुत सारे लोगों के पैसे लगे होते हैं। डे टू डे इंफ्रास्ट्रक्चर में उस बैंक ने बहुत सारे लोगों के बिजनेस अकाउंट्स खोल रखे होते हैं। अगर वो अकाउंट बंद हो जाए, अगर वो बैंक बंद हो जाए तो इमीडिएटली एक साथ बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। प्लस जो बैंक होता है वो बैंक को पीछे से सपोर्ट कर रहा है RBI। अगर अगर बैंक फेल होता है तो एक तरीके से RBI की गारंटी फेल हो गई है। इस वजह से बैंक को जनरली फेल नहीं होने दिया जाता। बैंक को जो है, या लाइक यस बैंक फेल होने लगा था, कुछ पॉलिसीज कुछ स्ट्रक्चर होगा जो नहीं सक्सेसफुल हो पाया। तो जैसे ही वो फेल होने लगा RBI आगे आया और कहता है जी आप फेल हो रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको संभालूंगा। अब वो संभालने के स्ट्रक्चर में ये भी बोल सकता है जी SBI ने टेक ओवर कर लिया, वो ये भी बोल सकता है जी किसी और बैंक ने टेक ओवर कर लिया, वो उसकी मैनेजमेंट को चेंज करवा के कुछ और भी उसको हेल्प दे सकता है, या उसको खुद अपनी तरफ से लोन दे दे। तो कुछ भी वो कर सकता है, बट वो बैंक को बंद होने नहीं दे सकता। तो अगर बैंक को पैसे की जरूरत होती है तो इस तरीके से वो RBI जो है, या आप बोल लो सेंट्रल बैंक जो है उसके पास जाते हैं
और आखिरी सहारे की तरीके से वो उसको हेल्प करता ही करता है, चाहे वो फाइनेंशियली हेल्प करे, चाहे वो अपने लिंक्स के थ्रू हेल्प करे, या किसी और तरीके से हेल्प करे। सो एक उसका नया फीचर हो गया लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट। इसको आप एक इंडिविजुअल फीचर बना के भी बोल सकते हो और बैंकर्स बैंक के अंदर भी बोल सकते हो। ठीक है, ओके। उसके बाद देखो गाइस, एक एक ही फीचर है सुपरवाइजर। सुपरवाइजर को ना हमने इंडिविजुअली ये नहीं बता रखा, बट सुपरवाइजर का मतलब क्या हुआ? कमर्शियल बैंक्स कितनी ब्रांचेस खोल रहा है, कमर्शियल बैंक के अंदर कितनी की ट्रांजेक्शन हो रही हैं, वो कौन सी पॉलिसीज बना रहा है, वो पॉलिसीज वैलिड हैं या नहीं है, वो जो कमिटमेंट्स कर रहा है वो फुलफिल हो रही है या नहीं हो रही, वो अपने सारे के सारे प्रोमिस तो नहीं तोड़ रहा, चीटिंग तो नहीं कर रहा किसी के साथ में। दिस इज द वर्क ऑफ अ सुपरवाइजर। तो सुपरवाइजर को आप इंडिविजुअल पॉइंट भी बना सकते हो और आप नॉर्मल भी लिख सकते हो एक तरीके से कि भाई वो एज अ सुपरवाइजर का काम भी करता है। ठीक है, ओके। उसके बाद लास्ट हमारा एक इसका फंक्शन है क्लियरिंग हाउस फंक्शन। गाइस क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो है ये मैं आपको इंडिविजुअली अलग से बताऊंगा। ठीक है, आप इस पॉइंट के अंदर भी डाल सकते हो, बट मैं इसको एक सारे पॉइंट जब बताऊंगा ना तो लास्ट में अलग से पॉइंट है, वो वाला पॉइंट के तरीके से मैं बताऊंगा। तो अभी के लिए क्लियरिंग हाउस फंक्शन को हम छोड़ रहे हैं, ये हम लास्ट में अभी आज ही कर देंगे, बड़े चैप्टर के लास्ट में करेंगे। ओके। तो बैंक बैंकर्स बैंक के तरीके से सेंट्रल बैंक के चार फीचर्स हमने पढ़े: एज अ सुपरवाइजर, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट एंड क्लियरिंग हाउस फंक्शन। क्लियरिंग हाउस फंक्शन मैं अभी आपको 15-20 मिनट्स में बताता हूँ। Okay. उसके बाद अगर हम देखते हैं तो आपका सेंट्रल बैंक का एक और फीचर हो गया। सेंट्रल बैंक का एक और फीचर होता है कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई। ठीक है, इसका मतलब हुआ इकोनॉमी में कितना पैसा रहना चाहिए। इकोनॉमी में डिप्रेशन है तो पैसा फ्लो ज्यादा होना चाहिए, इन्फ्लेशन है तो पैसे को ब्लॉक कर देना चाहिए। आज की डेट में जैसे कोरोना टाइप सिचुएशन चल रही है, लोगों के पास बिल्कुल पैसा बचा ही नहीं है फ्लो, तो वो कहता है जी मैं इसमें थोड़ा सा मनी फ्लो बढ़ा दूंगा। अगर वो कहता है जी मनी फ्लो मेरे पास बहुत है, तो कहता है थोड़ा सा इसमें मनी फ्लो कम कर दूंगा। तो इसलिए कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई का मतलब इकोनॉमी के अंदर कितना पैसा होना चाहिए, इकोनॉमी के अंदर कितना आपका पैसे को मेरे को कम करना है या ज़्यादा करना है, जिससे कि मेरी इकोनॉमी बैलेंस में बनी रहे। मनी सप्लाई बढ़ाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और मनी सप्लाई कम करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। अब अगर मैं बोलता हूँ जी प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, प्रॉपर्टी का प्राइस, हर्षित अभी बता रहा हूँ, अगर मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी का प्राइस बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे जी मार्केट में से मनी सप्लाई कम कर दो। मनी सप्लाई कम करने का मतलब ये नहीं है कि पैसा कम कर दो, प्रॉफिट कम कर दो, नहीं। मनी सप्लाई का मतलब लोगों के हाथ में से कैश कम कर दो। जैसे जैसे हम बात करते हैं जी, आप मार्केट में गोलगप्पे खाने गए, आपकी जेब में 100 रुपए पड़े थे। ठीक है, मैंने आपको कहा, मैं आपको मार्केट में मिल गया, मैंने आपको कहा कि ऐसा करो सुरेश, आप ना 100 रुपये मुझे उधार पे दे दो, मुझे जरूरत है आज के लिए, मैं आपको 2 दिन में लौटा दूंगा। अब पैसा आप ही का है, पैसा कहीं गया तो नहीं, पैसा 100 रुपये आप ही के पास है, बट क्या आप गोलगप्पे खा पाओगे? नहीं, यू कैन नॉट ईट गोलगप्पा एट दैट टाइम। रीजन मीन कि वो पैसा सुरेश ने आज के लिए आपसे लेंड पे ले लिया। तो उसी तरीके से आपका कम कर देते हैं। और ज्यादा करने के लिए अगर ज्यादा करना होता है तो कई बार प्रिंटिंग ऑफ नोट्स जितना हो सकता है, और ज्यादा करना है तो बाहर की कंट्रीज से हमने पैसा ले लिया लोन पे, और ज्यादा करना है तो हमने जो है इकोनॉमी के अंदर आपका जो पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है, मैं सुरेश हूँ, सुरेश आके बोलता है जी ले अपने 100 रुपये वापस ले लो, मेरे को अभी जरूरत नहीं, तो आपके पास हाथ में पैसा आ गया। तो पैसा कम करना एंड पैसा ज्यादा करना, इन दोनों के लिए, हाँ बता दो एक बार फ्रेंड, दोबारा बताता हूँ। ठीक है, तो आपका इन दोनों के लिए जो पॉलिसीज मेंटेन करती है ना, इस पॉलिसीज को बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो प्रेम का क्वेश्चन है कि आरबीआई कैसे पैसा कम करेगी। आरबीआई आती है और आरबीआई बोलती है जी आप ऐसा करो कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट चल रहा है 10%,
मैं एक नई पॉलिसी बनाती हूँ जिसमें ना मैं आपको 11% या 12% का इंटरेस्ट रेट दे रही हूँ, जितने ज्यादा लोग इन्वेस्ट कर सकते हो कर दो। तो लोगों ने लालच में आके 10 की जगह 12% मिल रहा है, अपना 2 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर दिया। पैसा उन्हीं का ही, बट 2 साल के लिए जैसे ही उन्होंने इन्वेस्ट करा पैसा, वैसे ही मार्केट में से आपका लिक्विडिटी क्या हो गया, कम हो गया। अब वो लैंड खरीदनी थी या कोई और चीज खरीदनी थी, वो नहीं खरीद पाएंगे, तो मनी सप्लाई इकोनॉमी में कम हो गया। उनको मार्केट के अंदर मनी सप्लाई कम करना है, तो वो क्या करेंगे, इंटरेस्ट का रेट बढ़ा देंगे बैंक्स का। इंटरेस्ट का रेट बढ़ाया तो उसकी वजह से लोन लेने वाले लोग कम हो गए। अब लोन लेने वाले लोग अगर कम हो गए तो उसकी वजह से मनी सप्लाई ऑटोमेटिकली कम हो गया। ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे आपके तरीके होते हैं, जो आपके सारे कंबाइनली तरीके मिलके बनते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसीज आर द पॉलिसीज जो मनी फ्लो कम भी कर सकती हैं और ज्यादा भी कर सकती हैं। हाँ, तो आरबी जैसे अभी रेपो रेट कम कर दिया। अब देखो तान्या, रेपो रेट कम करने से क्या हुआ, आज की डेट में मार्केट में पैसा नहीं है। रेपो रेट जो है ना, वो रेपो रेट एक तरीके से जो हमने प्रेम कम कब करते हैं, बढ़ाते कब मैं बता रहा हूँ। ठीक है, इसको डिटेल्ड में हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको ब्रीफ में बता देता हूँ। आपका क्या है, आज की डेट में मार्केट में सिचुएशन है जिसके अंदर हमारा पैसा बहुत कम है, लोगों के पास है भी तो कोई खर्च नहीं करना चाह रहा। तो रेपो रेट का मतलब है एक तरीके से सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं इंटरेस्ट रेट बैंक का। अब जो हमने ऊपर पढ़ा ना सीआरआर, वो भी एक तरीके से वही चीज है। एसएलआर भी वही चीज है और रेपो रेट भी है। अभी मैं रेपो रेट को बोलता हूँ इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट का मतलब हो गया कि आपने एक बहुत सिंपल से एग्जांपल से बता रहा हूँ गाइस, आपने बैंक में से जब लोन लिया तो आपको कम इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो कम इंटरेस्ट पे मिलेगा तो आप ज्यादा लोन ले लोगे, तो आपका मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा। अब आपने पैसा लिया है तो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट तो करोगे, खाली तो बैठोगे नहीं। तो इन दैट केस मार्केट में प्रोडक्शन एक्टिविटीज बढ़ेगी। तो इस तरीके से मनी सप्लाई बढ़ता है। इसी को ही मैं रिवर्स कर दूं, तो उसने रेपो रेट या इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, लोगों ने मार्केट में से पैसा उधार लेना कम कर दिया। तो वही जो चीज है, मार्केट में जब ज्यादा पैसा था तो वो कम बच गया। इसको हम बोलते हैं कि जो आपका इन्फ्लेशन की सिचुएशन थी उसको ठीक करना। दोनों ही मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट है। ठीक है। तो ब्रीफली समझ में आया कि हाउ सेंट्रल बैंक कंट्रोल द क्रेडिट एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ज्यादा करना हो तो ज्यादा भी, एंड कम करना हो तो कम भी, वो दोनों ही कर सकती है। उसके बहुत सारे तरीके होते हैं, वो बहुत सारे तरीकों में बैंक रेट है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो एंड 5-6 तरीके और है। कंबाइनली ऑल दीज एफर्ट्स, ऑल दीज पॉलिसीज आर नोन एज मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, नेक्स्ट, एक्सचेंज कंट्रोल। एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब होता है कि आपका जो एक्सचेंज करना है फॉरेन करेंसी को, फॉरेन करेंसी को एक्सचेंज करने के लिए जितने भी डिसीजंस लेने हैं, वो सारे के सारे डिसीजंस जो होते हैं, वो सारे के सारे डिसीजंस कौन लेता है, सेंट्रल बैंक लेता है। जो छोटे मोटे आपके वेस्टर्न यूनियन वगैरह अगर आप देखते हो, तो वेस्टर्न यूनियन जो बने हुए हैं वो एजेंट बने हुए हैं सेंट्रल बैंक के। बिना सेंट्रल बैंक की परमिशन के ना तो एक भी करेंसी इधर से उधर हो सकती है, ना कोई बंदा उसको सेल कर सकता है। सो सारी की सारी करेंसी सेल करने के नॉर्म्स, हर्षित, एक्सचेंज कंट्रोल मतलब कि जो फॉरेन करेंसी है ना, आपको 1 रुपी के कंपैरेटिवली यूएस डॉलर चाहिए। अब जो रुपी टू यूएस हो गया, यूएस टू रुपी हो गया, दिरहम हो गया, पौंड हो गया, जब इनको एक्सचेंज करने का मैकेनिज्म होता है, ये सारा का सारा सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है, क्योंकि ये डायरेक्टली करेंसी से रिलेटेड है। अभिनव, एक्सचेंज रेट जो होता है वो डिटरमाइन होता है जनरली डिमांड एंड सप्लाई से। ठीक है, आज की डेट में फॉरेन गुड्स की डिमांड ज़्यादा है तो उनका रेट बढ़ जाएगा। हमारे गुड्स की डिमांड कम है तो हमारा रेट कम हो जाएगा। कल को हमारे गुड्स की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी तो हमारा रेट बढ़ जाएगा। तो नॉर्मल जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके हिसाब से रेट डिटरमाइन होता है। वो हमारे इसमें लास्ट चैप्टर में है, तब हम उसको ब्रीफली पढ़ेंगे। अभी के लिए सिंपल आप मान सकते हो, डिमांड एंड सप्लाई की वजह से मार्केट में एक्सचेंज रेट डिटरमाइन होता है। इंडिया में टूरिज्म बढ़ रहा है,
टूरिज्म बढ़ रहा है तो बाहर से लोग इंडिया में आ रहे हैं, हमारी करेंसी की डिमांड बढ़ रही है, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, डॉलर वीक हो रहा है। हमारे यहाँ के एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है, हमारी करेंसी स्ट्रांग हो रही है तो डॉलर वीक हो रहा है। सिंपल सा लॉजिक, डिमांड एंड सप्लाई। तो एक्सचेंज कंट्रोल गाइस जो होता है दैट मीन्स कि कितनी करेंसी को कितना एक्सचेंज करना है, वो सब एक्सचेंज के लिए एक्चुअल में करेंसी को शिफ्ट ऑन करना, ये सारा का सारा काम जो होता है ये सेंट्रल बैंक के हाथ में होता है। सेंट्रल बैंक खुद नहीं करता, उसने अपने एजेंट बना रखे होते हैं, बट उसको मॉनिटर रेगुलर सेंट्रल बैंक ही करता है। ओके, नेक्स्ट इज कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये ऊपर वाले पॉइंट का ही एक्सटेंशन लगा लो। कस्टोडियन मतलब होता है कंट्रोलर, कौन अपने पास रखता है। ये कहता है जी फॉरेन एक्सचेंज को रखने का राइट्स इंडिविजुअल के पास नहीं है। अगर आप अपने घर में एक लिमिट से ज़्यादा की फॉरेन करेंसी रखते हो तो आपको बहुत बहुत ज़्यादा लंबी जेल होगी। बहुत स्ट्रिक्ट नियम है, अगर आपके घर पे $5,000 पकड़े गए ना तो आपको उठा के वो 10-20 साल के लिए जेल में डाल देंगे। तो वो कहता है जी जितनी भी फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन करेंसी है, वो सारी की सारी आप मेरे पास लाओ, मेरे पास रखो। आपको वो करेंसी जो है अपने पास नहीं रखनी है, सब करेंसी का कंट्रोलर मैं हूँगा। मार्केट में जो करेंसी है वो करेंसी मैं ही डिसाइड करूंगा कि कितनी एक्सचेंज होने के लिए जानी चाहिए। मेरे एजेंट्स जो होंगे उन एजेंट्स के पास ही रहेगी वो करेंसी, इंडिविजुअल बंदा उस करेंसी में डील नहीं कर सकता। तो इसलिए आपने देखा होगा करेंसी एक्सचेंज वालों के पास ही करेंसी होती है, इंडिविजुअल आप ऐसे खरीद बेच नहीं सकते बिना लाइसेंस के, बिना सेंट्रल बैंक की परमिशन के, ना ही आप उसको अपने पास रख सकते। सो अगर मान लो आप रखना चाहोगे $5,000 है, $5,000 मैं अपने पास रखे रखता हूँ तो नहीं, यू आर नॉट अलाउड। एक लिमिट होती है, आई डोंट नो अभी वो लिमिट क्या है, बट आप एक सर्टेन अमाउंट से ऊपर का करेंसी दूसरी कंट्री की अपने पास कैश के फॉर्म में नहीं रख सकते। कोई रीजन बताना चाहेगा कि क्यों नहीं रख सकते? एनीवन वांट टू टेल कि क्यों हम दूसरी कंट्री की करेंसी को अपने पास नहीं रख सकते, क्यों हमको उसको एक्सचेंज कराना ही कराना पड़ता है? एनीवन? गाइस, हो नहीं हो? हाँ या ना कुछ तो बोलो। ओके, चलो अब एक चीज समझो, यूज तो नहीं कर सकते सोनाक्षी, बट मैं कह रहा हूं कि यूज नहीं कर सकते, फिर भी अगर कोई बंदा रखता है तो दैट्स अ क्राइम। दिशा, वो तो आप कैश अगर आप अपने पास इंडियन रुपीज रखते हो तो भी आंसर देना पड़ेगा। वो तो अलग चीज है कि आपको कैश कहाँ से आया ये आंसर देना पड़ेगा। वो तो आपने अगर आपके घर पे 10 लाख रुपए मिलते हैं तो उसका भी आंसर दे सकते हो। बट मैं कह रहा हूँ फॉरेन करेंसी पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, फॉरेन करेंसी पे इसलिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। आप एक चीज सोचो कि अगर हर बंदा अपने पास सिर्फ $100 भी रखे, ठीक है, हर बंदा इंडिया का, तो $100 भी अगर इंडिया का एक बंदा अपने पास रखता है तो 130 करोड़ लोग हैं हमारी इंडिया में। 130 करोड़ लोगों का मतलब ये हुआ कि आपका 13,000 करोड़ इंडिया में स्टक हो गया, जिसका गवर्नमेंट को कुछ पता ही नहीं है। 13,000 करोड़, अगर मैं इसको रुपीज में कैलकुलेट करूं तो समवेयर अराउंड 10 लाख करोड़ रुपीज बनेगा। इतने की यूएस की करेंसी हमारी कंट्री में फालतू में पड़ी हुई है, तो क्या उनकी कंट्री में कमी नहीं होगी? इसी तरीके से अगर हम, और मैं सिर्फ 100-100 डॉलर की बात कर रहा हूँ, मैं तो कोई बहुत ज्यादा बड़े अमाउंट की बात भी नहीं कर रहा। $100 का मतलब कितना हुआ आपका? ऑलमोस्ट जो है 7,000 रुपए।
उसी तरीके से अगर हमारी करेंसी बाहर की कंट्री के लोगों के पास उन्होंने अपने पास रख ली कि चलो हम तो रख लेते हैं इसमें कुछ नहीं जाता, तो 5 साल 10 साल अगर वो उस करेंसी को रखे रहते हैं, उससे हमारी कंट्री में हमको तो नहीं पता ना उन्होंने रखी हुई है, हमारी कंट्री में सोचो पैसे की कितनी कमी हो जाएगी। एक्चुअल लोगों की इनकम रहेगी बट कैश नहीं रहेगा, इकोनॉमी में कैश का सर्कुलेशन जीरो हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई इट्स नॉट लीगल कि आप अपने पास एक फिक्स अमाउंट से ज़्यादा जो है अपना जो रख सकते हो। अगर आप उससे ज़्यादा अपने पास रखते हो तो वो इलीगल माना जाता है, क्योंकि उससे दूसरी कंट्री को बहुत लॉस होता है और हमें पता भी नहीं होता है कि हमारी कंट्री में इतना पैसा पड़ा। और तो इसलिए किसी भी कंट्री में दूसरी कंट्री की करेंसी रखना इज नॉट अ लीगल थिंग, और उस पर बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं। तो ओनली द सेंट्रल बैंक इज द वन जो उसमें डील कर सकता है। ओके गाइस, क्लियर? ओके, नेक्स्ट वन इज आपका कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा। अब सेंट्रल बैंक का काम होता है कि बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हब्स होते हैं, बैंक्स होते हैं, या आपके बहुत बड़े बड़े जो इकोनॉमी के डिसीजंस होते हैं जिसमें फाइनेंस इन्वॉल्व होता है, उनको आप डेटा रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करते रहे और उसको पब्लिशाइज करते रहे, जिससे कि लोगों को इंफॉर्मेशन मिलती रहे। अब अगर कोई लोकल बंदा छापेगा इन्फॉर्मेशन तो उस पर ज़रूरी नहीं है कि कोई ट्रस्ट करे, बट अगर आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने छापा है तो आपको कोई ना कोई बंदा, हर बंदा उस पर ट्रस्ट कर सकता है। सो दैट्स वाई कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा जो है वो आपका बहुत बहुत ज़रूरी है। कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा से जो है बहुत पिक्चर क्लियर मिलती है। जैसे आज की डेट में हमारा 2 महीने से सबका बिजनेस बंद है, जब सबका बिजनेस बंद है तो उस टाइम पे आपका आरबीआई ये डेटा कलेक्ट कर रहा है बैंक की ट्रांजेक्शन कितनी स्लो हुई, कंपनीज के शेयर्स कितने कम हुए, इकोनॉमी में पैसे का सर्कुलेशन कितना कम या ज़्यादा हुआ। तो ये सारा का सारा जो डेटा है ये आपका आरबीआई रेगुलर बेसिस पे कलेक्ट करता रहता है, आरबीआई रेगुलर बेसिस पे पब्लिशाइज करता रहता है और लोगों को उससे इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। कैसे यहाँ तक क्लियर है? These are some of the features of सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक नॉर्मल एक करता है। बहुत इजी से हैं, इसमें डिफिकल्ट कुछ नहीं है। इसमें आपका नॉर्मली जो बैंकर्स बैंक है और गवर्नमेंट बैंक है, ये दो आपके जो है 3-3 नंबर के आ सकते हैं, आने को तो बाकी और भी आ सकते हैं 3-3 नंबर के, बट इन दोनों के आने के चांसेस ज्यादा। ठीक है, तो गाइस अब आते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन पे। क्लियरिंग हाउस फंक्शन हमने जो है अभी छोड़ दिया था, तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन हम स्टार्ट करते हैं। क्लियरिंग हाउस फंक्शन आप एक इंडिविजुअल फंक्शन की तरह भी पढ़ सकते हो, और क्लियरिंग हाउस फंक्शन जो है इसको आप मतलब एज अ बैंकर्स बैंक का भी पॉइंट पढ़ सकते हो। ओके, सो हम अभी पढ़ते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन एज अ फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। सोचो दिस इज पीएनबी, ठीक है, मेरे को आंसर्स देना है इसके अंदर आप थोड़े से। सोचो दिस इज पीएनबी एंड दिस इज योर एचडीएफसी। पीएनबी और एचडीएफसी दोनों ही इंडियन बैंक्स इंडिया में भी डील कर रहे हैं, हमने ये माना। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जिनका पीएनबी में अकाउंट होगा और उन्होंने पूरे दिन में एचडीएफसी वालों को पेमेंट करी होगी। यस और नो? क्या आप ये देख के पेमेंट करते हो कि कौन सा बैंक है? आप तो सिंपल कहते हो जी ये चेक लो और पैसा ट्रांसफर कर लो अपने बैंक में। तो इज इट पॉसिबल कि आपका 10,000 करोड़ की आपकी ट्रांजेक्शन्स फ्रॉम पीएनबी टू एचडीएफसी हो गई? ओके, उसी तरीके से एचडीएफसी के बहुत सारे कस्टमर्स होंगे जिन्होंने पीएनबी के ऊपर चेक काटा होगा। दैट इज अ वैल्यू ऑफ 8,000 करोड़। तो मेरा अकाउंट एक एक एचडीएफसी में है, तो मैं पीएनबी वाले को कुछ पेमेंट दे रहा हूं और पीएनबी वाले को अकाउंट है तो वो एचडीएफसी वाले को पेमेंट दे रहे हैं। ठीक है, अब सोचो कि पीएनबी वाले को डेली कितनी ट्रांजेक्शन्स करनी है? 10,000 करोड़ की। और एचडीएफसी वाले को कितनी ट्रांजेक्शन्स करनी है? 8,000 करोड़ की।
इस तरीके से पीएनबी को 50 और बैंकों को भी पेमेंट करनी पड़ती होगी और एचडीएफसी को भी 50 ऐसे बैंकों को पेमेंट करनी पड़ती होगी। हर बैंक को आपस में एक दूसरे को पेमेंट करनी पड़ती होगी। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे फीस दी चेक के थ्रू, तो आपने जब चेक के थ्रू फीस दी तो आपका पीएनबी के अंदर अकाउंट है, आपने पीएनबी से 2000 रुपए का चेक काटा और मेरे एचडीएफसी में चला गया। ना तो मेरे पास कैश आया, ना आपके पास से एक्चुअल कैश गया, आपके बैंक से पैसा कटा और मेरे बैंक में चला गया। फिजिकल कैश ना तो आपके पास था ना मेरे पास था, ठीक है। पीएनबी से पैसा कटा एंड एचडीएफसी में पैसा आ गया, फाइन। इसी तरीके से बहुत सारी ट्रांजेक्शन हुई। मैंने फिर जो है इलेक्ट्रिसिटी वाले के पैसे भर दिए, तो मैंने 2000 का चेक काटा, इलेक्ट्रिसिटी वाले के पास चला गया। इलेक्ट्रिसिटी वाले का अकाउंट था पीएनबी में, तो मेरे एचडीएफसी से कटे एंड उसके पीएनबी में पहुंच गया। क्लियर है? अब इस तरीके से अभी सिर्फ मानते हैं कि दो ही बैंक, ठीक है, बाकी बैंक्स को भी पिक्चर से हटा देते हैं। तो पीएनबी ने 10,000 करोड़ एचडीएफसी को देने हैं एंड एचडीएफसी ने 8,000 करोड़ पीएनबी को देने। तो हम ये बोल सकते हैं कि इन दोनों बैंक को मिला के 18,000 करोड़ रुपीस का करेंसी चाहिए एक दूसरे को शिफ्ट करने के लिए। इन दोनों बैंकों को 10,000 करोड़ पीएनबी टू एचडीएफसी एंड 8,000 करोड़ एचडीएफसी टू पीएनबी। इन दोनों बैंकों को 18,000 करोड़ का करेंसी अपने पास होना चाहिए, जिससे कि ये आपस में एक दूसरे से डील कर सके और एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सके। यस और नो गाइस? ठीक है, ओके। अब सोचो अगर इनको अपने पास इतना पैसा रखना हुआ, इनको 18,000 करोड़ अपने पास रखना पड़ा, तो एक तरीके से इनको लोन देने के लिए या अपनी वर्किंग चलाने के लिए जो पैसा है वो कम यूज होगा, क्योंकि इनको तो ट्रांसफर करने के लिए ही बहुत सारा पैसा यूज करना पड़ेगा। तो इनकी लिक्विडिटी जो होगी, वो लिक्विडिटी जो होती है वो इनके पास ज्यादा आगे काम करने के लिए नहीं बचेगी, क्योंकि इनका पैसा बस एक दूसरे को ट्रांसफर करने के लिए यूज आ जाएगा। यहाँ पे आरबीआई जो होता है वो एक आपका स्ट्रैटेजी लाता है जिसको हम बोलते हैं क्लियरिंग हाउस फंक्शन। वो यहाँ बीच में बैठ जाता है आरबीआई, और आरबीआई बीच में बैठता है और बोलता है जी आप ना पूरा पूरा पैसा मत ट्रांसफर करो, इसको इसको 10,000 करोड़ देने हैं और एचडीएफसी को पीएनबी को 8,000 करोड़ देने हैं। तो सिर्फ और सिर्फ 2,000 करोड़ रुपीस फ्रॉम पीएनबी टू एचडीएफसी शिफ्ट कर दो, तो भी हिसाब क्लियर है भाई। इंस्टेड पहले मैं 10,000 दूं और फिर 8,000 इसको दूं, से बढ़िया मैं शाम को बैठता हूं और शाम को बैठ के आपस में हर बैंक के बीच में जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं उनका सिर्फ और सिर्फ जो सेटलमेंट अमाउंट है वो ट्रांसफर करवा देता हूँ, तो भी तो काम चल जाएगा। मतलब तो वही है। यस और नो गाइस? क्लियर? ओके, सो इन दैट केस हमारी इकोनॉमी में 18,000 करोड़ की जगह सिर्फ कितना ब्लॉक हुआ? 2,000 करोड़। तो जहां उन बैंकों को 18,000 करोड़ अपने पास रखना पड़ रहा था, अब दोनों बैंकों को मिला के सिर्फ 2,000 करोड़ अपने पास रखना पड़ा। कभी एचडीएफसी को पीएनबी को देना होगा, कभी पीएनबी को एचडीएफसी को देना होगा, बट इनका जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमेशा बहुत कम ही बनेगा। क्यों? क्योंकि कभी कुछ लोग एक को देंगे, कभी कुछ लोग बी को देंगे। सो आपका 18,000 करोड़ जो सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर के लिए ब्लॉक था, उसकी जगह सिर्फ और सिर्फ 2,000 करोड़ ब्लॉक हुआ एंड रिमेनिंग पैसे को वो आपका यूज कर सकते हैं। अब आपने जो मुझे फीस काटी थी ना 2,000 रुपए की, वो फीस मेरे बैंक में गई, आपके हिसाब से पीएनबी से एचडीएफसी में गई, और वही 2,000 की फीस मैंने उठा के इलेक्ट्रिसिटी वाले को भर दी थी और वो इलेक्ट्रिसिटी वाले के पास चलेगी। तो गाइस एक चीज समझो कि पीएनबी ने अपनी बुक्स में माइनस करा और एचडीएफसी ने अपनी बुक्स में प्लस करा। ऑन द सेम टाइम
जब मैंने इलेक्ट्रिसिटी भरी तो HDFC ने अपनी बुक्स में माइनस करा और PNB में अपनी बुक्स में प्लस करा। क्लियरिंग हाउस फंक्शन की वजह से उन दोनों ने आपस में एक दूसरे को ना तो पैसा ट्रांसफर करा, ना ही एक दूसरे के साथ कोई और ट्रांजेक्शन करी, और हम सबके बीच में आपस में ट्रांजेक्शन भी हो गई और पैसा जहां पड़ा था वहीं का वहीं पड़ा रहा। अब वो वाला पैसे को वो लॉन्ग टर्म लोन्स में या आगे कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हमारा एक बहुत छोटा सा प्रोपोर्शन है जो एक दूसरे को दिन में लास्ट में देना पड़ेगा, पूरी पूरी पेमेंट्स को नहीं देना। दिस प्रोसेस इज नोन एज क्लियरिंग हाउस फंक्शन, जहां पे हम बीच में बैठते हैं और बीच में बैठ के हम उसकी सेटलमेंट जो वाला अमाउंट सिर्फ आपस में एक दूसरे को शिफ्ट ऑन करा देते हैं। ठीक है, नहीं प्रेम बहुत बड़ा प्रोसेस क्यों होगा? अगर आप देखो तो PNB ने पूरे दिन में ट्रांजेक्शन करी 3 बजे तक। 3 बजे वो आया और बोलता है जी मेरे को सर टोटल 10,000 करोड़ शिफ्ट करना है। HDFC वाले ने 3 बजे तक सारी ट्रांजेक्शन करी। HDFC वाला भी आया और बोलता है जी मुझे 8,000 ट्रांसफर करना है। उसने RBI वाला बैठा है, कहता है जी ठीक है काटो काटो 2,000 करोड़ ट्रांसफर कर दो, काम खत्म। प्रोसेस बड़ा क्यों हुआ ये? प्रेम, ये प्रोसेस बड़ा क्यों हुआ? अमाउंट कैलकुलेट करने में टाइम कैसे लगेगा? सारा सॉफ्टवेयर से का तो काम है। सॉफ्टवेयर सुबह से लेके शाम तक बैठा रहता है, सारा का सारा काम कर रहा होता है, उनको पता है कि इतना पैसा HDFC में जाना है। हाथ से थोड़ी कैलकुलेट होने हैं सारे के सारे अमाउंट। हाँ अमाउंट बड़ा है, ठीक है, बट उस कितना भी बड़ा अमाउंट हो भाई, एक चेक है, सोचो एक चेक के ऊपर 20 रुपए लिखा है और दूसरा चेक है उसके ऊपर 20 करोड़ रुपए लिखा है। क्या 20 करोड़ वाले चेक के को क्लियर होने में टाइम कम लगेगा या ज्यादा लगेगा या उतना ही लगेगा? प्रोसेस तो सेम ही फॉलो होगा ना, चाहे वो 20 रुपए का हो चाहे 20 करोड़ रुपए का हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी आपके ट्रांजेक्शन जो हैं, अमाउंट्स कितने हैं, वो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारा का सारा आज की डेट में मैनुअल काम कहीं पे भी नहीं होता। पहले जब मैनुअल काम होता था तो उस प्रोसेस में भी टाइम लगता था, तब बहुत 10-10 दिन लग जाते थे। आज की डेट में 2 दिन में काम हो जाता है। ठीक है, तो क्लियरिंग हाउस फंक्शन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक, जो सेंट्रल बैंक आपका अडॉप्ट करता है। उसको आप एक इंडिविजुअल फंक्शन बना के इंडिविजुअली भी लिख सकते हो और एज अ बैंकर्स बैंक के अंदर भी डाल सकते हो। सो आपके इसके अंदर फंक्शंस आए, पहला इशू ऑफ द इशू ऑफ करेंसी, सेकंड गवर्नमेंट्स बैंक, थर्ड बैंकर्स बैंक, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट एंड मनी सप्लाई, exchange control, custodian of foreign exchange and collection and publication of data। इसके अंदर आपको फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक भी इंडिविजुअली पूछा जा सकता है, 3-4 मार्क्स का, उसमें 1-1 मार्क्स के पॉइंट्स लिखने हैं। आपको इसमें इंडिविजुअल एक पॉइंट भी 3 मार्क्स का पूछा जा सकता है, आप वो भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, आपको उसमें एक्सप्लेनेशन अच्छी ढंग से उनको बनानी आनी चाहिए। न्यूमेरिक जितने इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स के थ्रू जितना बताओगे उतना इम्पैक्ट अच्छा पड़ेगा। क्लियर? ओके फाइन। नाउ गाइस दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 6 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है। क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, एग्जाम में आने की पॉसिबिलिटी 99%। ठीक है, 99% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। आपको सिंपल रट के जाना है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, 1% भी एग्जाम में लिखते टाइम सोचना नहीं, अभी नहीं रखना, अभी समझना है, बट एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो शॉर्ट शॉर्ट रट के जाना। ठीक है, ओके, तो आज इसका ब्रीफ देते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। ओके, तो क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक्स, आपका इकोनॉमी में करेंसी इशू कौन करता है? इकोनॉमी के अंदर करेंसी इशू कौन करता है? RBI। ओके, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज बताओ, अगर मैं बोलता हूं कि पापा के पास पापा के पास आज की डेट में कितना पैसा होगा, एक लमसम अमाउंट, घर और सब मिला के कितना पैसा होगा, वो बोलते हैं जी इतना पैसा होगा मेरे पास। 1 करोड़ का एक घर, 5 लाख की एक गाड़ी, 10-20 लाख का बैंक बैलेंस भी कम से कम होगा,
10-20 लाख की ज्वेलरी, तो हम बोल सकते हैं कि 1.5-2 करोड़ के करीब के आसपास के सबके पास पैसा होगा इतना। कैन वी से दैट ऑन एन एवरेज? ऑन एन एवरेज एक घर, एक गाड़ी, ज्वेलरी, थोड़ा बहुत कैश, ठीक है, तो मिडिल क्लास के पास इतना एटलीस्ट होगा। तो हम बोल देंगे जी इतना पैसा तो सबके पास होता ही होता है। तो 1.5 से 2 करोड़ के पास में सबके पास एटलीस्ट होगा, किसी के पास 20-50 लाख कम, किसी के पास 20-50 लाख ज्यादा। ओके, ठीक है। अब इसमें से मुझे ये बताओ कि जो बैंक का पैसा पड़ा हुआ है, क्या बैंक अपने पास हमारे पैसे को रख के बैठा हुआ है या आगे लोन पे दे दिया होगा? बैंक हमारे पैसे को अपने पास रख के बैठा है या आगे लोन पे दे दिया होगा? लोन पे दे दिया होगा ना? पक्का शॉर्ट, ठीक है, ये सबको क्लियर है कि उसने रख के नहीं बैठा होता। ऐसा नहीं होता कि वो मेरे 20,000 रुपए लिए बैंक ने मेरे में रख के बैठा है कि जी ये सोहन मांगने आएगा तो मैं उठा के दे दूंगा इसको, नहीं। तो वो उस पैसे को लोन पे दे देता है। अब जब उसने वो वाला पैसा लोन पे दे दिया, तो उस केस के अंदर एक्चुअली में मेरे पास तो कैश बचा ही नहीं। मेरे पास सिर्फ वो है जो मेरी पॉकेट में रखा है। और हम पॉकेट में घर पे कितना कैश रखा होगा? 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, मैक्सिमम 2 लाख। किसी के घर पे 50 लाख, 1 करोड़ तो नहीं रखा होगा ना। और रखा हो तो मुझे बता देना कि भाई रखा हुआ है मेरे घर पे, ठीक है। तो इन दैट केस आपका मैक्सिमम अगर किसी ने कैश घर पे रख रखा होगा तो 20,000, 1 लाख, 1.5 लाख या मैक्सिमम 2 लाख के करीब रख रखा होगा। जनरली इससे ऊपर किसी ने कैश नहीं रख रखा होगा, ठीक है ना। तो अब एक चीज समझो कि आज की डेट पे इकोनॉमी फेल हो जाती है, तो क्या आपका घर बिकेगा? गाइस, आज की डेट में इकोनॉमी फेल हो जाती है तो क्या आपका घर बिकेगा? नो। क्या आपका बैंक का पैसा मिलेगा? नो। आयुष कहाँ से मिलेगा? किसने बोला? हाँ, आयुष, तान्या, कहाँ से मिलेगा जब इकोनॉमी फेल ही होगी तो? गवर्नमेंट फेल हो गई, इकोनॉमी फेल हो गई, भाग गए सब लोग। हाँ, आपका तो है प्रेम, बट बैंक भाग गया, गवर्नमेंट फेल हो गई, तो कैसे मिलेगा? आपका पैसा तो है, बट उनके पास थोड़ी था, उन्होंने लोन पे दे रखा था, लोन वाले भाग गए। लोन वाले भाग गए, गवर्नमेंट भाग गई, पैसा कौन देगा अब आपको? पैसा तो आपका है, घर भी आपका था ना। हाँ, लॉस होगा, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। अभी हम प्रॉफिट और लॉस की नहीं बात कर रहे। अभी मैं बात कर रहा हूं कि जो पैसा आपका बैंक के पास पड़ा है वो एक्चुअल कैश फॉर्म में तो है ही नहीं ना। वो तो लोन फॉर्म में है। वो तो लोन बैंक के पास आएगा वापस, तब वो आपको कैश फॉर्म में पैसा देगा। अब उसके पास लोन फॉर्म में आ ही नहीं रहा तो वो कहाँ से देगा आपको पैसा वापस? तो इन दैट केस वो पैसा बैंक कहेगा जी मैं नहीं दे सकता, अगर इकोनॉमी डूब गई तो। मैं बात कर रहा हूँ। तो एक चीज समझो, आपके पास एक्चुअली में कैश बचा सिर्फ वो अमाउंट जो कि आपके घर पे इन फॉर्म ऑफ कैश पड़ा है। दिशा, कोलेट्रॉल भी अगर होगा तो कोलेट्रॉल के अंदर भी कोलेट्रॉल सिक्योरिटी भी तो बैंक लेने जाएगी, तो उस बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं है क्योंकि मार्केट में कोई उसको खरीदने वाला ही नहीं। सिक्योरिटी भी बैंक लेके क्या करेगी? वो बिकेगी तब तो वैल्यू है, जब तक बिकेगी नहीं तब तक उसकी वैल्यू क्या है? कोई खरीदने वाला ही नहीं है। सो अगर एक चीज बताओ, इकॉनमी फेल हो जाती है तो इकॉनमी में कैश सिर्फ और सिर्फ वो 20,000 से 2 लाख है जो आपकी पॉकेट में आज की डेट में कैश है, ठीक है। इससे ज्यादा कैश इकॉनमी में नहीं है। समझो एक चीज, ये समझ में आई जो मैंने अभी बोला कि एक बंदे के पास, एक फैमिली के पास 20,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक कैश जो घर में पड़ा है, सिर्फ वो कैश है। उस कैश के अलावा इकॉनमी में कैश नहीं है। बाकी आप बोलो कि 20 लाख मेरा बैंक में पड़ा है, मेरा घर है, मेरे पास गाड़ी है, ये है वो है, वो सिर्फ और सिर्फ वो कैश सर्कुलेट हो रहा है। अदरवाइज किसी के पास कैश है नहीं उससे ज्यादा।
अगर इकॉनमी फेल होने का सिचुएशन आया तो आपके पास वही 20 से 2 लाख हजार, 20 हजार से 2 लाख रुपए के आसपास ही इकॉनमी में पड़ा रहेगा। ठीक है, ओके। तो मैं इसको एक एग्जांपल से, सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके, दिस इज मिस्टर ए। ठीक है, हैप्पी मिस्टर ए। इन हैप्पी मिस्टर ए के पास 10 रुपए थे कैश में। ठीक है ना, जो आरबीआई ने छापे थे। आरबीआई ने डायरेक्टली मिस्टर ए को कितने रुपए दिए कैश में? 10 रुपए। ये है कमर्शियल बैंक। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना गाइस ये वाली कहानी मेरी। ये था कमर्शियल बैंक। ठीक है, ही इज नोन एज मैजिशियन। अभी देखो एक मैजिक करेगा ये कमर्शियल बैंक। मिस्टर ए अपने पास कितना रुपए रखेंगे? 2 रुपए। और रिमेनिंग 8 रुपीज को इन्होंने क्या करा? रिमेनिंग 8 रुपीज को इन्होंने बैंक में डिपॉजिट करा दिया। कोई प्रॉब्लम गाइस? नो, यहां तक ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ओके। अब ये कमर्शियल बैंक ने क्या करा? कमर्शियल बैंक ने मिस्टर बी को, अभिनव अभी तक हमने बोला आरबीआई ने 10 रुपए छापे, टोटल 10 रुपए, और वो 10 रुपए छाप के आपके ए को दे दिए। ए ने 2 रुपए अपने पास रखे और 8 रुपए जो है बैंक में जमा करा दिए। बैंक ने ये 8 रुपए जो है वो मिस्टर बी को एज अ लोन दे दिए। ठीक है, मिस्टर बी ने सी से सामान खरीदा और ये 8 रुपए मिस्टर सी को दे दिए। ठीक है, अब एक चीज बताओ कि मिस्टर ए कितने बोलेंगे कि मेरे पास तो कितने रुपए हैं? 10 रुपए। गॉट इट? मिस्टर बी ने सामान खरीद लिया तो मिस्टर बी के पास कुछ नहीं है। और मिस्टर सी के पास कितने रुपए हैं? 8 रुपए। ठीक है, तो हम देखते हैं जी मिस्टर ए के पास थे 10 रुपए और मिस्टर बी के पास थे 8 रुपए। मिस्टर बी ने फिर बैंक में जमा करा दिए। अब ये कमर्शियल बैंक गया जी डी के पास, ये 8 रुपए इसने फिर लोन दे दिया। अब इसने 8 रुपए फिर लोन दे दिया और डी गया ई के पास, उसने ई से 8 रुपए का सामान खरीदा। अब ई के पास कितने पैसे हैं? 8 रुपए। ओके, अब ये ई कहता है जी मेरे पास बहुत पैसे हैं, मैं फिर से बैंक में जमा करा देता हूं। अब ये बैंक गया फिर से एफ के पास, इसने एफ को भी 8 रुपए लोन दे दिया। एफ कहता है जी जी से सामान खरीदा मैंने 8 रुपए का। अब जी के पास भी कितने रुपए हैं? 8 रुपए। और जी ने भी बैंक को 8 रुपए वापस डाल दिए और ये 8 रुपए बैंक ने मिस्टर ए को वापस दे दिए। ठीक है, अब गाइस एक चीज मेरे को बताओ आप कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं बैंक ने चीटिंग की? प्रोसेस भी ठीक चला और हमारे पास इकोनॉमी में अगर मैं बोलूं तो 34 रुपीज आ गए। ए बोलेगा मेरे पास 10 रुपए हैं, सी बोलेगा मेरे पास 8 रुपए हैं, ई बोलेगा मेरे पास 8 रुपए हैं और जी बोलेगा मेरे पास 8 रुपए हैं। सब बोल रहे हैं मेरे पास 8 8 10 10 रुपए। बट एक्चुअल में कैश कितना है? एक्चुअल में कैश फॉर्म में करेंसी कितनी है जो आरबीआई ने छापी थी? 10। ओनली 10 रुपीज की करेंसी है जो आरबीआई ने छापी थी। रिमेनिंग 24 रुपीज इज
हवाई क्रिएटेड बाय कमर्शियल बैंक। ठीक है, सो 10 रुपए इज द करेंसी एंड 24 रुपीज इज कैन बी कॉल्ड एज क्रेडिट मनी। इट्स नॉट मनी, इट्स क्रेडिट मनी, और यू कैन कॉल इट एज वर्चुअल मनी, हवा में मनी। ठीक है, अब ये हवा में मनी इकोनॉमी में चलता रहता है। क्यों? क्योंकि हर बंदा जो उससे सेल करता है वो बैंक में पैसा जमा कराता है, फिर बैंक लोन देता है, फिर जमा होता है। ये प्रोसेस 10 बार, 20 बार, 50 बार चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। इसीलिए अगर आप बोलते हो कि मेरे पास तो 2 करोड़ का सामान है, बट एक्चुअली में अगर आप देखो तो आपके पास कैश में करेंसी कितने रुपए की है, वही एक्चुअल में मनी है। बाकी जो पैसा है वो तो हवा में क्रिएट करा हुआ पैसा है कमर्शियल बैंक का। तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कमर्शियल बैंक कि वो पैसा जो आरबीआई ने इशू करा है उसको बहुत मल्टीपल टाइम्स वो पैसे को जनरेट करवा देता है, वो बहुत मल्टीपल टाइम्स पैसे को इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट करवा देता है, जिससे कि एक्चुअली में जितना पैसा होता है उससे बहुत ज्यादा पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट हो रहा होता है। दिस इज अ गुड थिंग कि लिक्विडिटी बढ़ रही है। हम 10 रुपए की 34 रुपीज के बराबर यूज कर पा रहे हैं। दिस इज एक्चुअली गुड थिंग, दिस इज नॉट अ बैड थिंग। ठीक है गाइस, ये लॉजिक क्लियर हुआ सबको कि हाउ कमर्शियल बैंक्स आर एक्चुअली क्रिएटिंग द वर्चुअल मनी इन द इकोनॉमी। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में भी हमारा टॉपिक बचा हुआ है, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे पूरा का पूरा टॉपिक। अगर जी और ए ने अपना पैसा एक साथ में मांग लिया तो एक्चुअली आप एक चीज समझो ना, आप कभी भी 2 करोड़ रुपए आपका है, वो 2 करोड़ एक साथ तो मांगोगे नहीं। कोई भी बंदा इकोनॉमी में 130 करोड़ लोग एक साथ तो बैंक से पैसा नहीं मांगेंगे ना, वो इस फिलॉसफी पे काम कर रहे हैं। वो कहते हैं एक ने मांग लिया, दो ने मांग लिया, 10 ने मांग लिया, 50 ने मांग लिया, बट ऐसा तो नहीं है ना 100 करोड़ लोग एक साथ आ जाएंगे, और अगर 100 करोड़ लोग एक साथ आ जाएंगे तो इकोनॉमी फेल हो जाएगी। ठीक है, आपको याद है जब डिमोनेटाइजेशन हुआ था हर बंदा बैंक से पैसे निकालने के लिए खड़ा था, बैंकों के पास पैसा ही नहीं था। जब अगर आप 50 सोचिए 10 करोड़ लोग भी बैंक के पास चले जाओ ना, मेरा पैसा दे दो, तो बैंक फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इकोनॉमी में वो कैश नहीं है जो कैश हर बंदे ने बैंक में जमा करा रखा है। यानी रिजर्व है बट इतना रिजर्व नहीं है ना, वो तो रिजर्व आप ये लगाओ ना कितना होगा। 10 रुपए की करेंसी है तो उसमें कितना रिजर्व बना लेगा वो रिजर्व 10 रुपए से तो कम ही बनेगा ना, 34 रुपीज कहाँ से लाएगा वो। 34 रुपीज तो तब आएंगे ना जब हर बंदा अपना लोन भी पे बैक कर देगा, और उसके बाद वो जो लोन होगा वो तो साइकिल है, वो चल रहा है। अगर उस साइकिल को मैं रोकने की कोशिश करके सबको पैसे वापस लौटाना चाहूंगा तो इकोनॉमी में 34 रुपीज है ही नहीं, इकोनॉमी में एक्चुअली है ही 10 रुपए। इसको नेक्स्ट क्लास में हम जब एक थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज से समझेंगे, थोड़ी बहुत अजम्पशंस और हैं वो और क्लियर अप करेंगे, तो आपको पूरा का पूरा ये क्लियर अप हो जाएगा। ठीक है, अभी तो मैंने आपको एक एग्जांपल फॉर्म में बताया है गाइस। 6 मार्क्स का 110% क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट क्लास प्लीज मिस मत करना, किसी को डाउट होता है तो इसको हम अच्छी ढंग से और सॉल्व अप करें। ठीक है, ओके गाइज, तो आज यहाँ तक करते हैं एंड नेक्स्ट क्लास में फिर यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे। इसी का टेस्ट है संडे को, आपका मनी एंड बैंकिंग दोनों चैप्टर्स का टेस्ट है, मनी एंड बैंकिंग दोनों चैप्टर्स। ठीक है, ओके गाइज, बाय फॉर नाउ एंड मीट यू ऑन फ्राइडे।